जो आपकी मुहिम है, ये मुहिम जनता के लिए जनता के बीच में एक अच्छा संदेश इस वजह से है कि जनता को सही का पता चल जाए, जनता सही चीज़ को जान जाए। नौजवानों की बेरोजगारी खत्म हो गई होती, यहाँ महंगाई कम होती, यहाँ पे सड़कें शहर की सुंदर होती, तब विश्वनाथ मॉडल की वाराणसी मॉडल की बात हो सकती थी। नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है, रणबांकुरे मैदान पे आ चुके हैं और लाजमी है वादों के यहाँ पे एक भरमार होंगे। इसके साथ साथ जनता जनार्दन का वोट का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राजनेता जो उनके द्वार पे वादों की एक लाइन लगा देंगे। और इसके बाद अगर साथ साथ बात की जाए तो अब 2004 में पूर्व सांसद यहाँ पे रहे बनारस से राजेश मिश्रा जी जो हैं हमारे साथ मौजूद। और जानते हैं कि कांग्रेस जो है, जो कि यहाँ पे लगभग 32 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है, तो किस प्रकार से सफलता हासिल करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। अगर बातें की जाए तो पीएम का संसदीय क्षेत्र है, विकास मॉडल की बातें जो अगर की जाए यहाँ पे 2014 में गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़ा गया, जिसको ये पूरी तरीके से भुना सके। 2022 का विधानसभा चुनाव है, बनारस मॉडल का कहीं ना कहीं से असर रहेगा, क्या मानना है आपका? अब देखिए, मीडिया इसको पूरे प्रदेश या देश में विकास मॉडल दिखावा है। हम और आप तो बनारस में हैं। अब बनारस की गलियों में चलिए, आपको चारों तरफ टूटी गली मिल जाएगी, सड़कें खस्ता हाल हैं। एक विश्वनाथ कॉरिडोर को आप कह सकते हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर बनाया इन्होंने, लेकिन जो उसका विश्वनाथ मंदिर का जो असली मकसद है हिंदू समाज के लिए या भगवान शंकर के भक्तों के लिए, वो मकसद धार्मिक है, वो पर्यटन मकसद नहीं है। और आज के तारीख में विश्वनाथ मंदिर को पर्यटन के केंद्र के रूप में इन लोगों ने स्थापित कर दिया है, जो मैं उचित नहीं मानता। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में विश्वनाथ मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। वो पर्यटन का केंद्र कभी नहीं हो सकता। विश्वनाथ मंदिर में पहले बाबा की कोर्ट हुआ करती थी, जिसमें 100 के करीब जो है शिवलिंग होते थे। यदि कोई आदमी बहुत परेशान होता था तो वहाँ जाके एप्लीकेशन अर्जी लगाता, उसका काम पूरा हो जाता था, जाके उठा लेता था। ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। एक बट वृक्ष था, हमें लगता है पता नहीं कितने साल पुराना रहा होगा, हज़ारों साल पुराना, उसे ख़त्म कर दिया गया। सामने शनि भगवान की मूर्ति थी, उसे नष्ट किया गया। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ ने माँ अन्नपूर्णा से ये आशीर्वाद मांगा था कि हे माँ, हमारे नगरी का कोई आदमी रात को भूखे पेट न सोए। उस माँ अन्नपूर्णा के दरवाजे को बंद कर दिया गया, वहाँ कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है। एक पता नहीं कहाँ से 100 काल्ड प्रतिमा ला के विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की गई है अन्नपूर्णा जी की। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जी की ओरिजिनल मूर्ति गायब हो गई थी। क्या सत्य है क्या गलत है मैं नहीं जानता। तो बनारस काशी मॉडल में यदि यहाँ नौजवानों की बेरोजगारी ख़त्म हो गई होती, यहाँ महंगाई कम होती, यहाँ पे सड़कें शहर की सुंदर होती, गलियाँ सुंदर होती, टूटी फूटी न होती, तब विश्वनाथ मॉडल की वाराणसी मॉडल की बात हो सकती थी। बनारस में ऐसा खास क्या है जो कि जिससे बनारस मॉडल पे का नाम लिया जाए? सिर्फ बड़े बड़े स्क्रीन लगवा देने से, उस पे विश्वनाथ मंदिर की फ़ोटो दिखवाने से, या सारे घाट पे चाइनीज़ लाइट लगवा देने से, या खम्भों पे चाइनीज़ लाइट लगवा देने से, रात को चमकाने से, ये वाराणसी मॉडल नहीं हुआ है। ये हम थोड़ा सा आपसे जानकारी भी लेना चाहेंगे। 2004 से पूर्व भूतल परिवहन मंत्री थे राजनाथ जी, और उनके समय में यहाँ पर रिंग रोड के लिए प्रस्ताव जारी किया गया। आरोप है बीजेपी की तरफ से कि 2 बार लगातार केंद्र में मनमोहन जी पीएम थे और कांग्रेस द्वारा अनदेखी की गई, क्योंकि शिलान्यास उनके द्वारा हुआ था और काम बजट भी नहीं जारी किया गया। जब बीजेपी सरकार में आए तो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 का काम अब चल रहा है इस समय। तो तमाम मतलब कि जो विकास की अगर जो बातें की जाए तो इसमें अगर रिंग रोड है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है यहाँ पे, इसके साथ साथ टीएफसी सेंटर की बातें की जाए तो बुनकर हित के लिए बातें की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए,
टीएफसी से बुनकरों का हित नहीं होगा। बुनकरों के हित के लिए राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन में हर बुनकर को 15-15 हज़ार रुपये तक के इलाज के लिए फ्री व्यवस्था थी। बनारस के जो बुनकर हैं, चाहे वो हस्तकरघा के हों या पावरलूम के हों, इनका कंपटीशन कर्नाटक के बुनकरों से होता है। कर्नाटक में भी बुनकरी का काम ज़्यादा है। और दूसरी तरफ गुजरात में वो कौन सा शहर है, वहाँ से होता है। तो यहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगते थे। मैं सांसद था तो मैंने खुद ले जाके दिल्ली में 5-6 डेलीगेशन मिलवाया था, सोनिया जी से, मनमोहन सिंह जी से और जो वस्त्र मंत्री थे उनसे, और हमने छूट दिलाई थी। और इसको हमने कर्नाटक के बुनकरों के बराबर इसका टैक्स कराया था, जिससे जो चाइना का जो रेशम आता है वो यहाँ महंगा न पड़ पावे। कि 2004 से लेके 2014 तक उनकी आर्थिक हालात क्या थी और अब उनकी आर्थिक हालात क्या है, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर सबसे बढ़िया वो खुद दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर वो थे, लेकिन 2017 तक जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब तक तो आप सरकार के मुखिया थे, और 2017 के बाद अखिलेश जी सीन से गायब हो गए। अभी 6 महीने पहले फिर दिखाई पड़ना शुरू किए हैं। तो ये यूपी की पब्लिक जानती है कि सरकार में न रहने के बाद अखिलेश यादव जी कहाँ थे। ये सबका सवाल है अखिलेश जी से कि आप कहाँ थे। आपको तब लोगों की समस्या नहीं याद आई, अब समस्या याद आ रही है। अब जब चुनाव आ गया है तो इनका पोस्टर लगता है, इनकी होल्डिंग लगती है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो आपका जो नारा है अखिलेश यादव आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप ही मानते हैं कि अखिलेश यादव 4.5 साल नहीं थे, अब आ रहे हैं। तो देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। और जो कांग्रेस का काम है वो श्रेय लेने की कोई कोशिश करे। जैसे बनारस में BHU में ट्रामा सेंटर मैंने बनवाया, मेरे रिजिम का है। उसका उद्घाटन करने के लिए मोदी जी 3 बार बनारस आए। संयोग से बारिश हो रही थी, नहीं कर पा रहे थे। बाद में दिल्ली से वर्चुअल उद्घाटन किया था। अब लेकिन बनवाया सब बनारस में जानते हैं, हमने बनवाया। घाट 80 घाट वगैरह जो सबसे बढ़िया घाट इस समय है हमारा बनवाया हुआ है। बनारस में फ्लाईओवर की शुरुआत हमने की है, चाहे चौका घाट का फ्लाईओवर हो, चाहे मडुआडीह का हो, चाहे पांडेपुर का हो, मेरे समय का बनवाया हुआ है। आपने एक प्रश्न किया रिंग रोड का, जो राजनाथ जी ने किया था, वो सही है। वो सही है, लेकिन किसानों को जो ज़मीन के अधिग्रहण के लिए मुआवजा देना था वो न्यायिक दृष्टि से वो हो नहीं पा रहा था। उसके विलम्ब की वजह से ये लेट हुआ। और इन्होंने भी जब यूपी का चुनाव 1 साल बता है तब तेज़ी से उस पर काम शुरू किया। आपकी सरकार अब डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में आपको क्या दिक्कत थी, आपने लेट क्यों किया है? इसका मतलब कि आपकी नीयत काम की कम है, चुनाव में उसे प्रदर्शित करने की ज़्यादा है, इसलिए आपने इस काम को किया। नारे बहुत लगते हैं चुनाव के समय में, काम बोलता है, फ्लॉप साबित हुआ अखिलेश जी का। उससे पहले अटल बिहारी की सरकार में था फील गुड, फ्लॉप साबित हुआ। तो अब लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सबका साथ सबका विकास और तमाम जैसे जो भागीदारी, हिस्सेदारी, तमाम मुद्दा थे। ये नारों का कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, नारे जब लगाए जाते हैं तो दल का जो कार्यकर्ता है वो उस नारे को फॉलो करता है। बेसिक सवाल ये है कि जनता उसे कितना फॉलो करती है। और फील गुड मतलब जनता ने उसे नहीं पसंद किया, काम बोलता है जनता ने नहीं पसंद किया। तो जिन नारों को जनता पसंद करती है उस पर वोट पड़ेगा, और जिन नारों को जनता सिर्फ मान लेती है कि ये नारा है, एक स्लोगन है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो अब जैसे इन सबका साथ सबका विकास, अब हर आदमी के पास आँख भी है, हर आदमी के पास दिमाग भी है। आप सबका साथ ले रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। आपने जिस तरह समाज को बांटा है, आज तक किसी ने बांटा है, तो आप नारा लगाए करिए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा। अब प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी ने ये नारा दिया। ये नारा सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, बल्कि उस राइट को पाने की इच्छा शक्ति है जो एक मेल के अंदर होती है। जो एक काम मेल कर सकता है वही काम फीमेल भी कर सकती है।
इस समय एक काफ़ी जो राजनेता हैं भड़क जाते हैं, पार्टी अध्यक्ष जो है बाहुबली शब्द को लेकर कि बाहुबली आपके पार्टी में कितने हैं, तो क्या अब उन्हें बाहुबली बोलना उचित होगा या पॉलिटिकल कमांडो बोलना सही रहेगा? क्योंकि एक राजनेता जो संचालन जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल कमांडो की आवश्यकता पड़ती है क्या इन्हें? देखिए, इनको पॉलिटिकल कहना ही बेईमानी है। आज के समय में बहुसंख्यक नेता ऐसे हो गए हैं जो किसी तरह, नेता भी हम भी गलत बोल रहे हैं, नेता नहीं कहूँगा उनको, जो किसी तरह एमएलए एमपी होना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि नेता वो है जो समाज को लीड करता है, जो जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी वो नेता होगा। एमएलए एमपी कोई हो सकता है लेकिन नेता हर आदमी नहीं हो सकता। इसी देश के अंदर महात्मा गांधी एक लाठी लेके और एक धोती ओढ़ के वो दुनिया के सबसे बड़े नेता उस समय थे। और वो कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़े, वो नेता सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं के नाम पे नेताजी सब का प्रयोग हुआ है पहली बार। तो वो लोग तो एमएलए एमपी नहीं थे। आजकल जो एमएलए एमपी हो रही है तो जिसका लह गया, अब वो कोई काम कर रहा है, सिनेमा के हीरो हैं तो एक ग्लैमर है, कोई पीसी पार्टी की हवा है तो एमएलए हो गए, तो नेता थोड़ी नहीं हो जाएंगे। नेता होना बहुत कठिन है, एमएलए एमपी होना आसान है। समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं। ये सवाल हम इसलिए ले रहे हैं आपसे कि सवाल का जवाब लेना चाह रहे हैं कि रीजनल की जो पार्टियां जो हैं यहाँ की, जो क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस के बहुत बाद हो गया के पनपी यहाँ पे, उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस से कुछ बेहतर रहा है। खासकर अपना दल की बातें करेंगे तो कांग्रेस अपने आप को कहाँ पे ऐसी कमी महसूस करती है जिन कारणों से ये क्षेत्रीय दल जो है परफॉर्मेंस बेहतर कर रहे हैं? देखिए, जो आप ध्यान दीजिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, सोनीलाल पटेल जी की 2 पार्टियां हो गई हैं, अनुप्रिया पटेल और उनकी मदर की कृष्णा पटेल की हो, एक नई पार्टी निषाद पार्टी आई है, इसी तरह कोई चौहान है उनकी पार्टी हो गई है, कोई बिंद है उनकी पार्टी है। तो ये पार्टियां जाति पे बनी हैं। ये अपने जातियों के नेता होके इन्होंने राजनीतिक दल बना लिया। ये इन्होंने जातियों से राजनीतिक दल बना लिया। कांग्रेस पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती। और मैं ये कहूँगा कि हार स्वीकार करना चाहिए लेकिन जाति की राजनीति नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में 1,000 जातियाँ होंगी, ज़्यादा होंगी, सैकड़ों मजहब होंगे। जाति और मजहब पे जब आप बात करते हैं तो समाज टूटता है। जब समाज टूटेगा तो समाज का विकास नहीं हो सकता। और समाज का विकास करने के लिए हिंदुस्तान में, यूपी में आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। और उसको करने के लिए कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस चूँकि जाति की राजनीति नहीं करते तो जो जाति का बेस है उसके पास नहीं होता, इसलिए कांग्रेस हार रही है। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचने की। हम लोग हर राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं। क्या कहेंगे इस आईपा की मुहिम को आज के इस पत्रकारिता के दौर में? देखिए, मैं तो हर जो इस तरह की मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया में इस तरह के आ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे आते हैं, मैं उनका इसलिए प्रशंसक हूँ कि कम से कम वो सही बात तो जनता के सामने ले जा रहे हैं। आजकल जो नेशनल चैनल्स हैं, जो स्टेट के चैनल हैं, वो तो कहीं ना कहीं से वायस्ड हैं। और मैंने देखा है सामान्य लोगों को कि लोग न्यूज़ चैनल को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। उन्हें मतलब वो चैनल आया नहीं, किसी खास की तस्वीर आई नहीं कि वो चैनल चेंज कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। और वो शायद पहले कम था लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह की जो आपकी मुहिम है, ये मुहिम जनता के लिए एक अच्छा, जनता के बीच में एक अच्छा संदेश इस वजह से है कि जनता को सही का पता चल जाए, जनता सही चीज़ को जान जाए और जनता कम से कम ये समझे कि हकीकत समाज की क्या है, प्रदेश की क्या है, देश की क्या है, और फिर जनता फैसला ले तो अच्छी बात है। तो ये एक तरह से प्रदेश और देश के हित में है। मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं इसका लिए आप सबको बधाई देता हूँ। तो आपके हमारे साथ पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिया और इन्होंने बताया कि निश्चित ही 2022 में प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।